जैसा कि जानते हैं सभी लोग, मैं बार बार सभी सेट बनाकर सेट 1 और 2 का सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब आज लास्ट सेट है, सेट नंबर 3 का जो क्वेश्चन आप लोग के बीच आया है। आप मुख्य निर्देश आप लोगों को बता दिया गया है, इसलिए आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके पास। धुरी शक्ति में मुख्यतः कौन से देश शामिल है? धुरी शक्ति में मुख्यतः कौन सा देश शामिल है? आप देख सकते हैं कि धुरी शक्ति क्या होती है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो शक्तियाँ जो देश पास होती हैं उसको धुरी शक्ति देश कहते हैं। जैसे जर्मनी, इटली और जापान मुख्य धुरी शक्तियाँ देश में शामिल है। स्लीपर, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? स्लीपर से क्या समझते हैं? रेल की पटरी के आर पार, रेल के पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरी को उनकी जगह पर रोके रहने में उन्हें काम करता है, उसको स्लीपर कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अगर मैं बताऊं पुनः इसको कि अगर रेल के पटरी बना करके, तो देखिए इसमें कैसे है, रेल के पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते में, जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेल के पटरी में क्या होता था कि लकड़ी, रेल के पटरी के बीच में मोटा मोटा लकड़ी काट करके लगा दिया जाता है, जो उन्हें पटरी को सटने से रोकने का काम करता था। देख लीजिए आप कैसे इसको होता है। मान लीजिए कि रेल का पटरी होगा, बीच में इसमें लकड़ी लगा दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपर। अब देखते हैं आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती हैं। मैंने गरीबी रेखा अपने, मान लीजिए कि जो आवश्यकता होती है उसको पूरा नहीं कर पाता है, मैंने असमर्थता होती है, उसको गरीबी रेखा से अलग कहते हैं। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग मानक होती है। आकलन करने का अलग अलग सभी देश में अपना अपना नियम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आप देख सकते हैं इसमें, अब क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। केंद्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से अति प्राप्त आय को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरण करना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहता है। जैसे अभी देखे थे कि कोरोना काल में सभी लोग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मोदी सरकार के द्वारा सभी को राशन दिया जा रहा था, जिसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार क्या करती है कि जो अगल बगल किसान कमाते हैं, खाने से बेसी होता है, उस अनाज को बेच देते हैं और उसी को बांटा जाता है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग का एक स्वतः विधिक संस्था है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। आप देख सकते हैं भारत का मानव अधिकार आयोग का गठन जो किया गया था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में से एक है। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार जो है उसमें से एक है। इसे 6 साल से 14 साल के उम्र के हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यह झारखंड सरकार या भारत सरकार, केंद्र सरकार इससे प्रतिबंध है कि जिसका उम्र 6 साल से 14 साल तक है उसको मुफ्त में पढ़ने के लिए व्यवस्था मिलेगी। यह जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिससे वर्षा नहीं होती, कुछ ही दिन मानसून वर्षा होती है फिर रुक जाती है। कहने का मतलब कि मानसून विराम का मतलब है कि कभी वर्षा हुआ, 2-4-5 दिन हुआ, इसके बाद वर्षा नहीं हो रहा है और वह क्या होता है? शुष्क हो जाता है, यानी कुछ दिन बाद वर्षा समाप्त हो जाता है, रुक रुक के वर्षा होता है, उसे वर्षा मानसून विराम कहते हैं, या मानसून जो खत्म हो जाता है उसको। लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। नात्सी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? नात्सी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? अभी जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है ना। नात्सी लोग
लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्नलिखित वजह थी। पहला, नास्ती विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण भी यहूदी ही है, इसलिए उन लोग उनसे क्या चीज़ घृणा करते थे। आगे है, इसमें और टॉपिक मिलेगा आपको, देख सकते हैं जो टॉपिक है आप, यहूदी विश्व की सबसे निम्न जाति है ना। आगे दूसरा पॉइंट है, यहूदी लोग जर्मन समाज के बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। यहूदी लोग जर्मन के सबसे बिल्कुल अलग बस्ती में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। जर्मनों के अनुसार यहूदी अदंतय हत्यारे और सूदखोर थे। जर्मनी के अनुसार जो यहूदी लोग थे वो क्या करते थे कि हत्यारा थे और सूद पर पैसा लगाते थे और सूदखोर थे। यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। जो यहूदी लोग थे क्या करता था उन लोग कि व्यापार करते थे और धन उधार देते थे ताकि उन्हें अधिक से अधिक सूद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताएं। उपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, अंग्रेज ने व्यावसायिक फसलें जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। मैंने अंग्रेज लोग यही सोचते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, खेती अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को अनाज मिल सकता है। आगे है दूसरा, इंग्लैंड में कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए इन व्यवसाय फसलों की पैदावार को बढ़ा दिया गया। जैसे आप जानते हैं इसमें आगे प्रश्न है इसका, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शहरी लोगों से शारीरिक कार्य ज़्यादा करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कैलोरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा को प्रभावित होती है। किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? आप समझ सकते हैं कि जो देहात में रहता है और जो शहर में रहता है, दोनों में काम करने की क्षमता, जो शहर में रहता है उससे काम करने की क्षमता देहात वाला के ज़्यादा होता है, इसलिए इन लोग को ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। पहला, जब प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ पड़ता है तो खाद्यान्न में कुल उत्पादन में गिरावट आती है। खाद्यान्न की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऊंचे मूल्यों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। समझे क्या होता है इसमें? खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाती हैं, कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। तीसरा नंबर, व्यापक भूखमरी के अकाल की स्थिति बन जाती है जो हमारे हजारों लोगों की मौत के कारण भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं व्यापार जो होती है भूखमरी अकाल की स्थिति बन जाती है, व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है जो हजारों लोगों की मौत का कारण हो सकते हैं। यदि यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 12। अब हम लोग इसमें 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? देख लीजिए इसमें, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासनकाल चलाते हैं। दूसरा, बिना चुनाव में हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा, लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। चुनाव के माध्यम से चौथा है चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। पांचवा है चुनाव में हमें सही मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है।
आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सटीक है इसमें। अभी चुनाव झारखंड में हुआ है। आप देख सकते हैं अपने मन पसंद के लोगों को चुनाव में आप अपना मुखिया बनाए हैं, बीडीसी बनाए हैं, वार्ड सदस्य बनाए हैं, जिला परिषद बनाए हैं। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है, मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिपूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। यानी मानव अधिकार जो है कि किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी होती है तो आप इसमें मानव अधिकार में जाकर के समस्या को रखेंगे और समस्या का सुलझाया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उन्हें मुख्य वृक्ष का नाम बताएं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम बताएं। ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भाग में और उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुयात में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब उपलब्धता के आधार पर इन वनों में आर्द्र और शुष्क वर्णपाती वनों में बांटा जाता है। तो संयोग इस वनों की सबसे प्रमुख जाति है बांस, साल, शीशम, चंदन, रखैल, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। यानी जो वृक्ष का नाम है बांस, साल, शीशम, चंदन, रखैर, कुसुम, अर्जुन जाति, शहतूत के है। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर के प्रश्न होंगे आपके पास। 15 नंबर क्वेश्चन है वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें। देखिए इसमें वन संरक्षण के उपाय, वन संरक्षण के पर्याप्त कानून बनाए जा सकते हैं। वन संरक्षण अगर करना है तो इसको बढ़िया ऐसा कानून बनाइए कि जो वन कटता है उसको बहुत अच्छा दंड मिले ताकि वह दोबारा वन न काटे। दूसरा, वृक्षारोपण, अगर वन संरक्षण करना है तो पेड़ अनिवार्य रूप से कर दिया जाए कि जो व्यक्ति हर एक साल 10 पेड़ नहीं लगाएगा उसका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। या जिस तरह का भी आपको नियम का कठोर से कठोर नियम कानून बनना चाहिए ताकि वह पेड़ लगाए और वन संरक्षण करें। पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा है पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। अब देखिए अगला इसका आगे टॉपिक है इसका, और देखते हैं आपका जो है वनों को आग से बचाना चाहिए, वनों के अधिक चराई से बचाना चाहिए। वन में जो आज़ादी घूमते रहते हैं पशु लोग, उन लोग को भी उससे रोकना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 16, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्भरता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्भरता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। इस कथन की व्याख्या करें। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्भरता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। आप देख सकते हैं, पुनः एक बार मैं इसको बता रहा हूँ। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता के उन्मूलन के बीच का एक विपरीत संबंध है। अगर आर्थिक विकास की वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी होती है। विकास की उच्च दर में निर्धनता की कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संविधा अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की दशा में लोगों को अपने बच्चों की लड़कियों सहित भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिसे कहने का मतलब कि बहुत सारा ऐसा
नियम कानून है कि आर्थिक प्रतिफल के लिए अपने बच्चों को या बच्चों को लड़कियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है आर्थिक विकास और निर्भरता उन्मूलन के लिए। ये बहुत बढ़िया कानून है जो कि एक दूसरे को पूरक के रूप में। भारत में चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। भारत में चुनाव प्रणाली, पिछले वीडियो में बताया था कि चुनाव क्या है, इसमें कैसे होता है। अब पुनः उसी को थोड़ा सा लंबा करके है, इसलिए कि विस्तृत में चुनाव की घोषणा सबसे पहले होता है। चुनाव जो प्रणाली है उसमें सबसे पहले चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश का घोषणा किया जाता है। दूसरा, जब घोषणा यानी धारा लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है, तब क्या होता है कि नामांकन की तिथि मिलती है। नामांकन पत्र भरना, प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन, फिर क्या होता है कि जिन प्रत्याशियों को जांच के बाद चयन होता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। घोषणा पत्र जारी करना, प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की घोषणा किया जाता है। चुनाव अभियान, सभी प्रत्याशी जाते हैं जीतने के लिए चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। और चुनाव अभियान होता है, चुनाव प्रचार होता है। मतदान, देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया हो वह चुनाव या मतदान केंद्र में आकर अपना मत दे सकते हैं। मतों की गणना, मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती की जाती है। परिणामों की घोषणा क्या होती है, मतदान जब हो जाती है तो मतगणना होती है। मतगणना जब होती है तब लास्ट में होता है मतदान की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। अब अगला इसका प्रश्न है, देख लीजिए। परिणामों की घोषणा, मतदान की गिनती के पश्चात घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी के सबसे अधिक मत प्राप्त होती है उसे विजय घोषित किया जाता है। अगला, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला, तापमान। एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर पौधे नहीं पनप सकते हैं। इसी तरह उच्च तापमान में भी पौधे मुरझा जाते हैं। पहला। दूसरा था वर्षा। यह वनस्पति के विकास के एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधे हेतु वर्षा की मात्रा की विभिन्न आवश्यकताएं होती है। तीसरा, मिट्टी के प्रकार क्या है, वो दूसरा है वर्षा। यह वनस्पति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा भिन्न आवश्यकता होती है। अब अगला देखते हैं, इसमें हम लोग कौन सा, दूसरा हो गया ना। तीसरा, मिट्टी के प्रकार व उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति खादर मिट्टी के वनस्पति की भिन्नता होती है। जैसे मिट्टी के प्रकार का भी निर्भर करता है कि कैसे होगा। जैसे भारत में बांगर मिट्टी और क्षेत्र की वनस्पति खाद मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति भिन्न होती है। धरातलीय स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करता है। जैसे कल अगर ढाल रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित करें। देख सकते हैं सिमलीपाल और मानस और काजीरंगा। तो इसमें क्या कैसे होगा आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है, बताते हैं इसमें कि सबसे पहले सिमलीपाल फिर मानस। देख लीजिए यहाँ पे जो है, जो अभी टिक लगा रहे हैं, यह क्या होता है, ये होता है मानस का है। क्या है, मानस है यहाँ ख का ही मानस हो गया। देख लीजिएगा बढ़िया से, मानस काजीरंगा है ना यहाँ पे। इसके बाद अब आपको बताते हैं, इसमें देख लीजिए यहाँ जो ये जो क्षेत्र है जहाँ भी टिक लगा रहा हूँ मैं, यह होता है सिमलीपाल। क्या है, सिमलीपाल। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा है। दोनों का डिफरेंस है। इंडिया के ऊपर जो ऊपर है, जो यहाँ ऊपर है, एक नीचे है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक और इसमें बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एक और हो जाएगा इसमें, और आपका हो गया अच्छा से।